हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का हमारा एग्ज़ाम 2 अगस्त को हुआ था। उसी पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इसकी आंसर की अभी आने में कुछ दिन बाकी हैं, 3-4 दिन हो सकता है लग जाएं। उसके पहले हम यहाँ पे इसके आंसर्स को पहले जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से आंसर सही हैं। इसके हिसाब से भी आप अपने पेपर में मैच कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही निकल रहे हैं। तो मेरे पास जो पेपर है वो सेट बी है। आपका जो भी सेट हो आप उसके हिसाब से अपना आंसर्स मैच कर सकते हैं। और मैच करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए थे और कितने आपने छोड़े थे। उससे हम अगले वीडियोस जो होंगे उसमें ये भी डिस्कस कर पाएंगे कि कट ऑफ क्या रह सकता है। तो चलिए देखते हैं। आप अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, तो उस हिसाब से मैच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तरलता प्रभाव तब होता है जब, तो इसका राइट ऑप्शन है बी, जब मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से ब्याज दर कम हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी वाला। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं हमें। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, यह एक सलाहकारी संस्था है जिसकी कोई वित्तीय भूमिका नहीं है। तो यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, क्योंकि ये इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसकी कोई वित्तीय भूमिका नहीं है। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, सलाहकारी संस्था है। ठीक है। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है कि क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा हमारा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 4 है, हेक्सर ओलिन सिद्धांत का सर्वप्रथम आनुभविक परीक्षण किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो ये किसने किया था, लियोनटिफ ने किया था, है ना। लियोनटिफ का विरोधाभास जो हम पढ़ते हैं ना, वही वाला इसका आंसर है। हेक्सर ओलिन सिद्धांत का किया था लियोनटिफ ने। इसके बाद भारत में सीमित वैध मुद्रा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो सीमित वैध मुद्रा कौन सी है, छोटे सिक्के। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, कीमतों में लगातार एक अविरल होने वाली वृद्धि मुद्रास्फीति है, यह कथन किसने दिया था। तो यह कथन दिया था मिल्टन फ्रीडमैन ने। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो वो फाइनल हो पाएगा हमारा आंसर के आने के बाद, वो तभी आप किसी क्वेश्चन में आपत्ति लगा पाएंगे। लेकिन आपके पास होना चाहिए सोर्स जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसका सोर्स भी निकाल लीजिए, ताकि प्रोविजनल भी कुछ 4 दिन मैक्सिमम आ जाएगी, ताकि आप आपत्ति भी अपनी लगा पाएंगे। 7th क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण की नीति के अनुसार मुद्रा नियंत्रण का प्रभावशाली उपाय क्या है। तो इनमें से कौन कौन से उपाय हैं। एक तो बी वाला जो कि है तरलता अनुपात को बढ़ाना और खुले बाजार की प्रतिभूतियों को बेचना, यानी 2 और 3 हमारा राइट हो जाएगा। जो बैंक दर है वो कम करने से हमारा मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर है ए। इसके बाद 8th क्वेश्चन है हमारा। 8th क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रदेश की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है। तो महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है, 59.2। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 9th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मान्यता हिग्स के व्यापार चक्र सिद्धांत की नहीं है। तो ये जो ए, बी और डी दी है ये सभी मान्यताएं हैं। और जो सी वाला है कि उपभोग एवं निवेश के परिवर्तनों से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संतुलन प्रभावित नहीं होता है, तो ये गलत है, क्योंकि होता है ना। यहाँ पे चक्र में क्या दिया है कि सिद्धांत की नहीं है, इसका सिद्धांत नहीं है, लेकिन इसका विपरीत दिया हुआ है। तो सी वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक ऋणों के वर्गीकरण के अंतर्गत अनुत्पादक ऋण में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखना, अनुत्पादक ऋण में सम्मिलित नहीं किया जाता है, यानी कि उत्पादक ऋण कौन से होते हैं। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है। अनुत्पादक ऋण नहीं है मतलब हमको छाट लो कि कौन कौन से उत्पादक हैं सीधे से। तो 1 और 4th यानी कि सिंचाई की योजनाएं और विद्युत उत्पादन, ये उत्पादक है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। इसके बाद 11th क्वेश्चन है हमारा, कथन दिए हुए हैं, इनमें से हमको छाट के बताना है कि कौन कौन से सही है। तो यहाँ पे जो तीनों कथन दिए हुए हैं इनमें से हमारा 2nd और 3rd सही है, तो इसके हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से सही हैं, दूसरा यानी कि आभासी लगान जो है वो कुल स्थिर लागत और उसमें प्लस करेंगे अतिरिक्त लागत को। जैसे पिछले वाले में अगर मैं देखूँ, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट उसमें उसको इस तरह से दिया था कि टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट हटाना था। इस बार उसमें थोड़ा सा इसको शिफ्ट करके दिया हुआ है ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी रिपीट कर देता है, लेकिन उसको घुमा देता है हल्का सा। और 3rd वाला भी सही है, गैर सजातीय उत्पादन साधनों के विषय में
साधन की कीमत का निर्धारण प्रत्येक बाजार में मांग एवं पूर्ति के प्रतिच्छेदन द्वारा निर्धारित होता है। तो दोनों कथन हमारे सही हैं, सेकंड और थर्ड, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो 12th वाला क्वेश्चन है इसमें इसका राइट ऑप्शन है 1 और 2, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, तो जो पहला वाला है ना कार्ल पियर्सन का प्रथम विषमता गुणांक, यह वाला गलत हो जाएगा, बाकी सेकंड और थर्ड हमारा सही है। इसके बाद देखते हैं 13th क्वेश्चन है आगत निर्गत विश्लेषण जो है, इसमें ये जो दिया हुआ है ये क्या नाम दिया जाता है इसको दिया जाता है लियोनटिफ व्युत्क्रम। यहाँ पे मैट्रिक्स का थोड़ा सा हर स्टूडेंट हम जिससे मेरी डिस्कशन हुआ उसने मैट्रिक्स को इसको सही किया है, लेकिन मैट्रिक्स वाला ये नहीं होगा, ये हमारा लियोनटिफ व्युत्क्रम होगा, है ना, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद 14th क्वेश्चन है हमारा द्विपद वितरण के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो द्विपद वितरण के आधार पर हम क्या सुमेलित करेंगे, यहाँ पे हमारा जो ए है इसका 4th हो जाएगा। जो हमारा प्रथम केंद्रीय परिघात है ना ये 0 होता है ना, तो 0 होगा तो ये 4th हो जाएगा, लेकिन 4th तो सभी में दिया हुआ है चलो यहाँ पे इसने थोड़ी सी ट्रिक खेल ली है। बाकी इसके बाद हमारा एक ये जो है बी ऑप्शन द्वितीयक वाला परिघात हमारा उसको सामने दिया था इसने, तो ऑप्शन यहाँ पे इससे भी एलिमिनेट हो सकता था, लेकिन बी को भी इसने 2 में दिया है। इस तरह से आप मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर 14th वाले का ए है ना। इसके बाद 15th वाले का हो जाएगा हमारा शून्य आधारित बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो इसमें मुझे डाउट थोड़ा सा बनता है, क्योंकि 87 हम हर जगह पढ़ते हैं, एक 1987 पढ़ते हैं या 1988 भी कहीं पे मिलता है हमें, तो उसमें थोड़ा डाउट हो जाता है कि जब 2 तरह से पूछता है ना कि 87 को पहले लें, 88 को बाद में लें या फिर पहले लें, उसमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है। लेकिन अभी हम इसका आंसर ए मान रहे हैं, हो भी सकता है कि इसका आंसर बी हो जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो हम इसको अभी ए मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 16th सूची 1 में मुद्रा के प्रकार तथा सूची 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, है ना। तो इसमें है स्टिका, यानी ये वही प्राचीन उसके पूछा है, प्राचीन में अंतर्गत जो परिभाषाएं होती थी इनकी। तो यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट करके वैसे कर सकते थे, तो इसका है हमारा ए का 3। स्टिका क्या होता था, अचल संपत्ति जैसे कि स्वर्ण, है ना, और मेधा क्या होती थी, जो बुद्धि और कौशल से ज़्यादा उपार्जित की जाती थी, और रही होती थी हमारी वाणिज्य विनिमय की मूल पूंजी। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 16th क्वेश्चन का ऑप्शन डी। इसके बाद है हमारा 17th क्वेश्चन। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स करना था, तो पहले में जो हमारा इसमें मेनली जीएसटी के बारे में पूछा है। तो जीएसटी हमारा 101वां संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत आया था, और ये आया था हमारा 2016 में। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18th। इसमें हमको इसमें भी मैच करना था, तो इसमें हमारा तटस्थता वक्र समीकरण कौन सा, 3rd वाला हो जाएगा। तो ए का 3 वाला, तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इससे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। ए का 3, बी का 2, कीमत रेखा का कौन सा हो जाएगा 2 ऑप्शन वाला। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद 19th क्वेश्चन है आईएस वक्र की तीव्रता, यानी कि उसका जो ढाल होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो आईएस वक्र का ढाल जो है इसमें 1 और 4, यानी निवेश मांग वक्र की लोच पर निर्भर करता है और गुणक के आकार पर निर्भर करता है। यहाँ पे ढाल का पूछा है उसने, यानी कि स्लोप जो होता है ना उसका, उसकी बात कर रहा है वो। तो इसका राइट ऑप्शन है डी वाला। 20th क्वेश्चन है हमारा 24 मई 2025 को भारत मंडपम, जो भारत मंडपम हुआ था उस नई दिल्ली में, नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक का विषय क्या था, उसका विषय पूछा है। तो उसका विषय क्या था, विकसित भारत एट 2047 के लिए विकसित भारत, विकसित राज्य की बात कर रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। द्वैतवादी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएगा। थर्ड जो है हमारा आधुनिक एवं आदिम दोनों क्षेत्रों की विकास दर सामान्यतः समान रहती है, तो ये हमारा गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो हुआ था NFHS 5 की बात कर रहे हैं, 2019-2021 के द्वारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें रेट से, और इसमें ज़रूर थोड़ा सा डाउट है, इसमें है कि जो रेट जो दी हैं आगे वो एग्जैक्ट नहीं दी हुई है ना। जैसे कि नवजात मृत्यु दर है, तो इसका यहाँ पे इसने 2
हम मान के चल रहे 29 है, लेकिन इसमें कहीं कहीं पे हमको इको 31 देखने को मिलती है, तो उसमें थोड़ा सा बाद में जो आयोग की आंसर की आएगी उससे फाइनलाइज हो पाएगा। बट अभी के लिए अगर इसको राउंड फिगर में अगर इन सभी दरों को देखा जाए, है ना, इंडेक्स को देखा जाए, तो वो बनता है हमारा ऑप्शन सी राइट बन जाता है। ठीक है, 23 पे चलते हैं। इसमें पूछा है भारत के कुल मौद्रिक संसाधनों के बारे में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं। ये कथन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कौन से सही हैं, तो सारे ही ये जो कथन दिए हुए हैं सब सही हैं। जो M1 मुद्रा है सबसे अधिक तरल होती है, M3 मुद्रा सबसे विस्तृत रूप होता है, और अधिकतर जो समष्टि आर्थिक उद्देश्य होते हैं उनके लिए हम किसको ध्यान में रखते हैं, M3 को ध्यान में रखते हैं। तो हमारा 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। इसके बाद 24, इसमें पूछा है प्रक्षालन प्रभाव, या कि बैकवाश जो इफेक्ट होता है उसका बात कर रहा है, और विस्तार प्रभाव की बात कर रहा है। इनमें से किस अर्थशास्त्री के आर्थिक विकास के लिए प्रयोग किया गया है, तो किसने किया था इसका प्रयोग, गुनार्ड मेडल ने किया था। 25वां क्वेश्चन है लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत यदि विदेशी करेंसी की मांग का उसकी पूर्ति पर आधिक्य हो, यानी कि उसकी मांग का उसकी पूर्ति पर आधिक्य हो, तो क्या हो जाएगा, घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास हो जाएगा। तो 25 का क्या सही है, बी वाला ऑप्शन। मानव विकास सूचकांक यानी HDI की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में विचार करना है। इसमें से हमारा पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरे में क्या दिया था, HDI में प्रयुक्त स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों की विश्वसनीयता सभी देशों में समान रूप से सुनिश्चित रहती है। तो इसमें क्या है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसकी सुनिश्चित हर देश में एक जैसी नहीं रहती है। HDI के सभी घटकों को समान भार दिया जाता है, सही है। HDI में सभी को 1/3 भार दिया जाता है। HDI की शिक्षा की गुणवत्ता के बजाय केवल नामांकन को महत्व देता है, ये भी सही है। HDI में हम सकल नामांकन की ही बात करते हैं, तो हमारे ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ट्वेंटी 27वां क्वेश्चन है नवाचार को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए कौन सी पहल केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई है। तो ये कौन सी पहल थी, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। तो 27 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ODOPs पूछे हैं 28 क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे। दतिया का क्या है हमारा, गुड़। उसके बाद शहडोल का हल्दी है, खरगोन का मिर्च है, और हरदा का बांस है। हरदा और देवास दोनों का बांस है, यहाँ पे हरदा दिया है तो इसका बांस हो जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो ये पुस्तक किसकी थी, अमर्त्य सेन की थी। ये प्रीवियस ईयर से उठाया गया क्वेश्चन है, और ये अधिकतर मैंने लगभग आप PYQs लगाओगे तो ये 2 से 3 एग्जाम में पूछा गया है। शायद ये यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर में या PGT CTJ में भी आया हुआ था, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन था। इसके बाद 13 क्वेश्चन है हमारा मुद्रा का कौन सा कार्य इसे भविष्य में ऋण चुकाने के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है। तो कौन सा है ये, आस्थगित भुगतानों का मानक। बाकी तीनों जो हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप, लेखे की अनुमाइयाँ, ये भविष्य के लिए नहीं, ये वर्तमान के रूप में हम इसको देख सकते हैं। केंद्रीय बैंक के कोष या देनदारियों का मुख्य स्रोत क्या है। तो कौन सा है, फर्स्ट चलन में मुद्रा, और सेकंड है वाणिज्य बैंकों की केंद्र दर के केंद्रीय बैंक के पास जमाएं। ये दोनों क्या होती है, हमारी देनदारियाँ होती है। बाकी सरकारों और वाणिज्य बैंकों का दिए गए ऋण ये बकाया होते हैं। निजी क्षेत्र में उद्यमों को दिए गए ऋण ये सब भी देनदारियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ए वाला। 32वां क्वेश्चन है न्यूनतम क्रांतिक प्रयत्न सिद्धांत में विकास अभिकर्ता है। इसमें से कौन से विकास अभिकर्ता हैं, तो सभी जो दिए हैं, उद्यमी, निवेशक, बचतकर्ता और नवप्रवर्तक, ये सभी है अभिकर्ता होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। इसके बाद 33 वाला क्वेश्चन है हमारा किस वर्ष मध्य प्रदेश के उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया था। तो कौन सा किया गया था, 2025 किया गया था। तो कमेंट में आप ये भी बताना कि 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में। इसके बाद 34 है मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और सुदृढ़ करने के लिए रिजर्व बैंक ने 2013 में कौन सी निम्नलिखित समिति नियुक्त की थी। तो कौन सी समिति नियुक्त की थी, उर्जित पटेल समिति। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद 35 है वित्तीय वर्ष 2025 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा है। तो राजकोषीय घाटा हमारा कितना रहा है,
4.8%। तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। आरबीआई ने जलवायु परिवर्तन के संबंधित वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए किस वर्ष में सतत वित्त समूह यानी कि SFG नामक एक इकाई की स्थापना की थी? कब की थी? 2021 में। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। 37वां क्वेश्चन है हमारा, एन इंक्वायरी इनटू वेल बीइंग एंड डेस्टिट्यूशन। तो किसकी है ये? किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? पार्थदास गुप्ता से। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला। 38 है हमारा, इसमें भी सही जोड़ी मिलानी थी। इसमें ए का असीमित पूर्ति का कौन सा हो जाएगा? आर्थर लुइस। इसके बाद प्रबल प्रयास जो सिद्धांत दिए थे ये किसने दिए थे? हमारे रोजेस्टिन रोडान ने। इसके बाद हमारा न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? लिबेंस्टीन ने। और निम्न संतुलन पास दिया था नेल्सन ने। तो इस तरह से हमारा 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? 38। कितने देश शामिल थे इसमें? शायद 139 कंट्रीज़ की में हमें 38th रैंक मिली थी। मुद्रा की मांग का पोर्टफोलियो दृष्टिकोण किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया था? तो पोर्टफोलियो दृष्टिकोण किससे संबंधित है? टॉबिन से। 40 का कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। बी ऑप्शन इज राइट। एंड 41 का है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा गुणक प्रक्रिया की मान्यता नहीं है? मुद्रा गुणक प्रक्रिया की मान्यता कौन सी नहीं है? बैंकों की आय अर्जक परिसंपत्तियों में केवल वाणिज्यिक उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण सम्मिलित होते हैं। तो यह पॉइंट तो गलत है। गुणक प्रक्रिया में क्या होते हैं? सिर्फ यही इन्हीं को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसके अलावा भी और फैक्टर्स रहते हैं। 42 है हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1995 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 43 क्या है? गेट और विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन से दौर कब हुए थे? ये नेट के क्वेश्चंस हैं। नेट की एग्ज़ाम में ये अभी तो पैटर्न बदल चुका है, बट उससे पहले इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ये सभी जो दौर हुए हैं ना, इनका क्रम बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, और सी है, आप इसको मैच कर सकते हैं। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक वृद्धि मॉडल में एक न्यूनतम क्रांतिक प्रयास आवश्यकता बताया गया है ताकि प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि जनसंख्या वृद्धि द्वारा पूर्णतः निरस्त ना हो जाए? तो कौन सा है वो? न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, है ना। इसमें क्या कहा गया था कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो हम जितना प्रयास करते हैं ग्रोथ करने के लिए, तो वो उसको शून्य कर देती है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जो उन्होंने बताया थे कि इतना हमें करना होगा, तो उस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिबंधित यादृच्छिक प्रतिचयन विधि कौन सी नहीं है? देखो ये आंसर सीधे सीधे बोल रहा है कि प्रतिबंधित यादृच्छिक प्रतिचयन विधि कौन सी नहीं है। तो सरल यादृच्छिक प्रतिचयन नहीं होगा, क्योंकि बहुचरण प्रतिचयन, स्तरीय होगा, व्यवस्थित होगा, तो ये सभी हट जाते हैं और हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार के प्रमुख घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं इसमें? जो हमारा ए है, इसमें तो यही दे दिया इसने डबल से, मुद्रा बाजार। तो मुद्रा बाजार जो है वो स्वयं में मुद्रा बाजार नहीं, इसके घटक पूछ रहा है ना, तो शायद मुद्रा बाजार को हमने यहाँ पे हटा दिया है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हुआ है लोगों को इसमें, इसी वजह से 4th को तो राइट मान के चल रहे थे, मतलब फर्स्ट वाले को तो, बट यहाँ पे मुद्रा बाजार दिया, इसके घटक की बात कर रहा है ना, तो मुद्रा बाजार का घटक मुद्रा बाजार तो है नहीं, तो ए हट जाएगा। उसके अलावा जो है तीनों, 2, 3 और 4, ये सभी किसके घटक हो जाएंगे। अगर आपको भी अभी किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो उसको हम फाइनल आंसर की से ही टैली करेंगे। बाकी अभी जो आंसर्स हैं उसमें भी आपको 95+ एक्यूरेसी मिलने वाली है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे क्वेश्चंस के आंसर्स में। बट जिन क्वेश्चंस में डाउट है उनमें तो प्रोविजनल में भी डाउट रहेगा, वो फाइनल में आके ही हमें एग्जैक्ट अंदाज़ा लग पाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, 4 से 5 क्वेश्चंस में डिफरेंस हो सकता है, बाकी सभी के आंसर्स यही होने वाले हैं। तो 47 का आंसर देखते हैं, बाजार हिस्सेदारी कार्टेल का अधिक ढीला एवं अधिक अस्थिर प्रकार कौन सा है? तो इसमें से जो गैर कीमत प्रतियोगिता समझौते हैं ये क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं,
गैर कीमत में, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या और अधिक जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनके थ्रू कहीं ना कहीं ये चीज़ें बदलती जाती है पीछे, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो 48वां क्वेश्चन है, आगत निर्गत विश्लेषण पर कथन दिए हैं, ये जो तीनों कथन दिए हैं ये आगत निर्गत विश्लेषण से संबंधित है, इनमें से सही कथन को चुनना था हमें, तो सेकंड और थर्ड जो है हमारा सही हो जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। राइट आंसर इसका सी है। इसके बाद 49वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लाभ लागत विश्लेषण का मुख्य घटक है। तो लाभ लागत विश्लेषण के मुख्य घटक कौन से हैं, इसमें से अवसर लागत को ही इसमें इसका घटक माना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के बजट से पूछा है 2026-27 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा कथन जो दूसरा दिया हुआ है, ब्याज भुगतान सरकार के व्यय का सबसे बड़ा भाग है, यही सही है। बाकी जो दिया है कारपोरेट कर सरकार के लिए सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाला स्रोत है, तो ये हमारा गलत हो जाता है, तो सेकंड वाला ही सही है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है सी। 51 क्वेश्चन है, प्रोफेसर फिंडले शिराज के अनुसार सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत की विशेषता के संबंध में क्या सही है। तो इसमें कौन से सही है हमारे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो लाभ का सिद्धांत है वो इसमें सम्मिलित नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 52वां क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य अंतर्राज्यीय हिस्से के अवरोही क्रम में इसको पूछा है। तो इसमें हमारा उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को। जो कर पुल हिस्सा होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसको है, किसको उसका योगदान मिला है, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कर पुल गया है, उसके बाद बिहार में, फिर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को थर्ड नंबर पर, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 53rd इसको सोल्व करना था, और इसको सोल्व करना 235 ऐसा कुछ आया, तो उसको काटने के बाद हमारा ऑप्शन सी -4/47 राइट हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन है, भारत के किस वर्ष घरेलू विनिर्माण को सशक्त करने और निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना का आरंभ किया गया था। कब किया गया था, अप्रैल 2020 में। 55वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन्स का संबंध किससे है। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हुआ है, क्योंकि इसका नाम जो है ये थोड़ा सा इंडिकेट करता है पर्यावरण संरक्षण की तरफ, या वृक्षारोपण को, या प्रदूषण नियंत्रण को, लेकिन जो सी ऑप्शन है इसकी तरफ बहुत कम ध्यान जाता है। बट इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, टमाटर, प्याज एवं आलू की पूर्ति एवं की कीमत से संबंधित है, यानी कि टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, इसको मिला के टॉप, इसको प्रमोट किया गया था इसमें, TOP को। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। 56, मध्य प्रदेश के किस जिले में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो जो मध्य प्रदेश का इसमें मुरैना जिला दिया है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी यहाँ पे नहीं पाई जाती है। 57 है, उचित मौद्रिक नीति अपनाकर सरकार क्या, यहाँ पे 2 ब्लैंक्स दिए हैं, इनमें फिल करना है। तो यहाँ पे जो मौद्रिक नीति होती है उसको अपनाकर सरकार क्या कर सकती है, LM वक्र को स्थानांतरित कर सकती है, और राजकोषीय नीति को अपनाकर क्या कर सकती है, IS वक्र को स्थानांतरित कर सकती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है, मांग जनित मुद्रास्फीति का परिणाम। तो मांग जनित मुद्रास्फीति का परिणाम कौन सा है, इसमें केवल थर्ड, कुल मांग के स्तर से वृद्धि का जितना अर्थव्यवस्था अल्पकाल में उत्पादित कर सकती है, अगर क्या होगा, उस स्तर से अधिक उत्पादन हो जाएगा। कुल मांग में उस स्तर से अधिक वृद्धि जितना अर्थव्यवस्था अल्पकाल में उत्पादित कर सकती है, तो क्या हो जाएगा, मांग जनित मुद्रास्फीति हो जाएगी। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। 59 है, मध्य प्रदेश में स्थापित निम्न उद्योगों को स्थापना वर्ष के अनुसार इसको कालक्रम में जमाना था। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ इसको आप जमा सकते हैं। थर्ड वाला यानी कि सबसे पहले हमारा क्या था, कैलेंडरिंग प्लांट उज्जैन का, उसके बाद फर्स्ट था सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम, उसके बाद एल्काइड फैक्ट्री नीमच, और सबसे बाद में बीना रिफाइनरी। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। 60 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सूचक जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI की बात कर रहा है, उसके अंतर्गत कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रति व्यक्ति आय को शामिल नहीं किया गया था,
तो 2 को छोड़ के, यानी कि फर्स्ट और थर्ड हमारा सही है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 61 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन एक है विकास का आधार पूंजी है, दूसरा पूंजी से भौतिक, अभौतिक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन संभव होते हैं। तो इसके दोनों ही गलत हैं, क्योंकि जो विकास का नहीं, इसमें कुछ गड़बड़, इसका गलत इसमें यहाँ पे लग गया है। ये दोनों ही सही होने थे। विकास का आधार पूंजी है और पूंजी से भौतिक, अभौतिक, मात्रात्मक, गुण सभी हो सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए रहेगा। ये यहाँ से मेरे से जब मैं सोल्व कर रहा था इसमें, तो इसमें लगाने में थोड़ी सी गलती हो गई है। इसका राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो 61 को ठीक कर लीजिएगा आप। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे हमारे। 62 का क्या है, बहुगुणी प्रतिचयन मॉडल दिया गया था यहाँ पे। इसमें हमारे ऑप्शन बी और सी 2 ऑप्शन सही थे, और अगर किसी ने बी ऑप्शन देखा है उसको डायरेक्ट ठीक कर दिया है तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि सी भी सही है यहाँ पे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें दोनों दिए हैं, दोनों बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। 63 है, सहकारी बैंक संरचना में भारत में प्राथमिक कृषि ऋण दात्री समितियां किस स्तर पर कार्य करती है। तो यहाँ पे तो सिंपल वाला ही पूछा है, पिछली बार थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछा था इसको। इसका राइट ऑप्शन हमारा ग्राम स्तर पर हो जाएगा, है ना। जिला स्तर वाली जो होती है वो सर्वोच्च में हो जाती है, फिर उसके बाद अपनी ग्राम स्तर की जो है ये प्राथमिक स्तर पर आती है, फिर आती है जिला स्तर की, फिर राज्य स्तर की, इस तरह से। राष्ट्रीय स्तर में इसमें नहीं होता है ना, ध्यान रखना। 64, सूची 1 में सामाजिक कल्याण के मानदंड और सूची 2 में समर्थित अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। जो जीएनपी है हमारा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये है हमारा एडम स्मिथ का। इसके बाद उपयोगिता जे बेंथम, और उपभोक्ताओं में वस्तुओं का कुशलतम वितरण है पेरेटो के द्वारा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय केवल किसको सम्मिलित किया जाता है, अंतिम वस्तुओं को। तो ये तो यहाँ पे देखते से ही बन रहा था। और फिर मध्यवर्ती वस्तु संबंध लेन में नज़रअंदाज किया जाता है ना, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 65 वाला क्वेश्चन का बी ऑप्शन। 66 थे, निम्न में से पेरेटो कुशलता की तृतीय शर्त क्या है। तृतीय शर्त कौन सी है, हमारा डी ऑप्शन। MRPT XY जो है वो इज इक्वल टू MRS XY A इज इक्वल टू MRS XY B। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा 2021 की कीमतों के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर समायोजन करते हुए गरीबी रेखा को प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 3 अमेरिकी डॉलर कब किया गया था। कब किया गया था, जून 2023 में। राइट ऑप्शन है हमारा ए। 68 थे, तकनीकी प्रगति के संदर्भ में संवर्धन प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्रमिकों के कौशल एवं गुणवत्ता में वृद्धि। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज पहल के तहत शुरुआती चरणों में 9 विभागों की कितनी सेवाओं को सम्मिलित किया गया था। तो इसमें 45 जो थी सेवाएं सम्मिलित थी, 45 सेवाएं सम्मिलित थी। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सौभाग्य योजना जो थी बिजली कनेक्शन से संबंधित थी, तो ऑप्शन सी, जो गरीब ग्रामीणों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। 71 है, करारोपण के विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो कौन कौन से सुमेलित है हमारे। पहला निश्चितता का सिद्धांत एडम स्मिथ का था, तो पहला गलत हो जाएगा। तो ऐसे एलिमिनेशन कर सकते थे फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और लास्ट को। ऑप्शन बी जो है 2 और 3 ये दोनों हमारे सही हैं, और ये मार्शल जो है, मार्शल वाला सरलता का सिद्धांत नहीं था, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। 72 इसमें भी मैच करना है, तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा सी। बामोल का क्या है हमारा, बिक्री आगम अधिकतमीकरण की बात करते हैं। जो बी है मेरिश, ये बात करते हैं हमारी प्रबंध की उद्यमिता की, और विलियमसन किसकी बात करते हैं, प्रबंध की विवेक की बात करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 73 मौद्रिक समुच्चय के संदर्भ में मुद्रा गुणक को निम्न अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस अनुपात के रूप में, विस्तृत मुद्रा से रिजर्व मुद्रा। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा।
अगला है यदि उपयोगिता फलन हमारा ये दिया होता है, इसमें बजट प्रतिबंध भी दिया हुआ है और इसको उपयोगिता अधिकतम करने वाली क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 हमको फाइंड आउट करनी थी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 25 और 10। लोक वित्त की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिसमें राज्य अपने कार्यों के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। यह कथन किसका था? डॉल्टन का। 75 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 76 ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की समाप्ति कब हुई थी? यह भी पीवाईक्यू से सीधे सीधे उठाया गया है। इसमें है 1971, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोदिग्लियानी एवं एंडो के सिद्धांत के अनुसार वह सिद्धांत जिसमें व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल या जीवन काल की बात, जहाँ भी बात होती है जीवन चक्र परिकल्पना की बात हो जाती है ना, तो इसको सीधे सीधे आप ऑप्शन डी राइट है। किसका? 77 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता सही है? कौन सी सही है यहाँ पे? तो विनिमय समीकरण P एक निष्क्रिय तत्व है। एम और ये अपना जो एम होता है परिवर्तन, ये पूरा जो फॉर्मूला है दोनों वन स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड ये हमारे सही हो जाएंगे। बाकी ये पूर्ण रोजगार नहीं है ये तो गलत हो जाएगा थर्ड, ये थर्ड और फोर्थ। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 78 का ए। 79 है जेम्स ड्यूजनबरी का वह सिद्धांत जो निम्नलिखित दो मान्यताओं पर आधारित है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सापेक्षायी परिकल्पना। जो जेम्स ड्यूजनबरी हैं वो सापेक्षायी परिकल्पना की बात करते हैं। 80 क्वेश्चन है वांछित एवं संभावित संचय दर की समानता से उत्पन्न पूर्ण रोजगार के साथ सुचारू एवं स्थिर विकास की स्थिति को श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया। तो उसे कहा था स्वर्ण युग कहा था। जो वांछित और संभावित होती है ना, अगर वो समानता होती है उन दोनों बराबर होते हैं तो वह स्वर्ण युग कहा था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। राज्य के बढ़ते क्रियाकलापों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये था हमारा एडोल्फ वेगनर ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 22 का G20 शिखर सम्मेलन 2026 21वां संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? तो कहाँ होगा? मियामी, अमेरिका में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 है अल्पकालीन उत्पादन फलन दिया है, यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है। उत्पादन की बिक्री वाली कीमत दी हुई है 10, तो श्रम का सीमांत आगम उत्पाद हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया है 100 - 10L। जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे ना 10 वैल्यू रख के, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 100 - 10L। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। 84 है एकाधिकार के अंतर्गत व्याख्या दी गई है। ये तीनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, बाकी जो थर्ड वाला है उसमें डाउट है तो वो वाला हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 84 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 है मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 के तहत किस संस्थान के सहयोग से ड्रोन उत्कृष्टता संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? IIACR भोपाल के द्वारा। राइट ऑप्शन है बी वाला। 86 है यदि किसी विशेष वस्तु का मांग वक्र, यहाँ पे मांग वक्र दिया हुआ है तथा एकाधिकारी की कुछ लागत दी हुई है, TC यहाँ पे दिया, टोटल कॉस्ट दिया है, लाभ को अधिकतम करने वाला उत्पादन हमको फाइंड आउट करना था। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आना है 2, यानी ए का 2। राइट ऑप्शन है ए। 87 मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला स्टेटमेंट दिया था 15 भाग में बांटा है, तो ये 11 था। तो ए ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो ए ऑप्शन सभी में दिया हुआ है, तो हमारा सेकंड जो बी वाला है वो राइट हो जाएगा। 87 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 88 का कौटिल्य के अनुसार उदक भाग जो है वो किस क्षेत्र के कर्ज के रूप में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है सिंचाई के रूप में, तो हमारा केवल थर्ड वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 88 का सी। 89 निम्न में से कौन सा कथन किन्स के रोजगार सिद्धांत से मेल नहीं खाता है? किन्स के रोजगार सिद्धांत से जो है हमारा अल्पकाल में प्रायः उपभोग प्रवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। अल्पकाल में जो हमारी उपभोग प्रवृत्ति वो स्थिर नहीं रहती है। और किन्स जो था वो दीर्घकाल में क्या कहता था? दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो है 89 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
90th क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इन दोनों को। गांधी सागर जल कहाँ पे, विद्युत केंद्र जो है हमारा मंदसौर में है, भानपुरा में, है ना। तो ए का 4th हो जाएगा। और बी टोंस जल विद्युत परियोजना का क्या हो जाएगा हमारा, रीवा हो जाएगा। रिहंद का क्या हो जाएगा हमारा, पिपरी हो जाएगा। और चांदनी नेपानगर जो हमारा पेपर मिल है उसको बिजली पहुंचाने के लिए, ठीक है। राइट ऑप्शन 90th का हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। 91 साधन कीमत समानीकरण प्रमेय की व्यवस्थित व्याख्या सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने की थी, तो किसने की थी, सैमुअल्सन ने की थी। 91 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 92 व्यापार की शर्तों के संतुलन निर्धारण में पारस्परिक मांग का समावेशन किसके द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, जेएस मिल के द्वारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल नहीं किया गया है, तो जो शहडोल, टीकमगढ़ और उमरिया है ये तीनों उसमें शामिल है। बालाघाट जो है वो उसमें शामिल नहीं है, तो बालाघाट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 93 का सी। 94 इसमें भी हमको सही जोड़ी मिलानी है, तो इसमें जो सही हो वो 1 2 3 4 यानी कि ये ऑलरेडी मैच्ड दिया हुआ है ना, तो इसमें हमको राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और आप फिर मैच करने के बाद आपको बताना भी है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने क्वेश्चंस थे जो आपने छोड़े थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस बार से ही इंट्रोड्यूस की गई है, तो बहुत स्टूडेंट को इसमें दिक्कत तो आ रही है। ऑब्वियसली पेपर जो था बच्चा डर के अटेम्प्ट कर रहा है गलत होने के चांसेस की वजह से, है ना। तो इसमें सभी के जो नंबर्स हैं वो पिछले एग्ज़ाम के कंपैरिजन में काफ़ी गिरने के चांस हैं, कट ऑफ भी थोड़ा सा गिरेगा इसी कारण। तो हम देखते हैं कि किसने कितना जो है कि अचीव किया है। 95th क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष किसे माना गया है, 2024 को। और जो 100 दिया है ये तो आधार वर्ष का एक होता ही है कि 100 आधार वर्ष को 100 मान के ही चलते हैं हम। 2024 = 100। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 में भी मैच करना था। माध्य विचलन अपॉन मानक विचलन क्या हो जाएगा हमारा, 4/3 हो जाएगा। अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार और मानक विचलन दिया हुआ था, इसका हो जाएगा हमारा 2/3। माध्य माइनस बहुलक और अपॉन में था इसका माध्य माइनस मध्यिका, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हमारा 96 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 97 का गेम थ्योरी के बारे में पूछा है। प्रथम प्रतिक्रिया प्रयास किसने किया था, इसका प्रथम प्रयास किसने किया था, वॉन ल्यूमेन और मार्गस्टीन ने। तो हमारा बी ऑप्शन यानी कि 97 का बी सही हो जाएगा। 98 सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इनको पढ़ने के बाद हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी केवल 1 2 और 4। तो जो 3 है हमारा प्रतिद्वंदिता होती है, तो ये किसके बारे में, सार्वजनिक वस्तुओं में प्रतिद्वंदिता कहाँ होती है, सार्वजनिक वस्तुएं तो क्या होती है, सभी के लिए समान रूप से अवेलेबल होती हैं, है ना। इसमें एलिमिनेशन तो होता नहीं, अपवर्जन का सिद्धांत भी लागू नहीं होता है, और कीमत तंत्र तो लागू होता ही नहीं है, अविभाज्यता भी नहीं होती है। तो ऑप्शन जो ये 3 है इसको हटा के हमारे बाकी सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज़ राइट। 99 निम्नलिखित में से किसने भुगतान संतुलन तथा विनिमय दर का मौद्रिक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था, तो भुगतान संतुलन और विनिमय दर का मौद्रिक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया था, रॉबर्ट मुंडेल और हेनरी जॉनसन। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 100th क्वेश्चन है। प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, इसमें तब श्रम के लिए पूंजी की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर ज्ञात कीजिए। इसमें हमें MRTS L के ज्ञात करनी थी, तो वो क्या हो जाएगी हमारी 3K/L। जब हमको किसके परिप्रेक्ष्य में करना है ना, यहाँ पे दिया है ना L, MRTS L पहले दिया है, तो हमको L जो है वो नीचे आएगा हमारा K के अपॉन में, है ना। इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 100 का डी। 100 क्वेश्चन हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन और मैच करना है हमें। देखिए 101वां क्वेश्चन है। विभिन्न देशों के वित्तीय बाजारों में पूंजी पर प्रतिफल दरों के बराबर होने की प्रवृत्ति, जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है यहाँ पे, इसमें फिल होगा हमारा पूंजी के परिणाम स्वरूप होती है, को 1960 में रॉबर्ट मुंडेल और मार्क्स फ्लेमिंग द्वारा एक मॉडल के रूप में औपचारिक रूप दिया गया था। ठीक है, हो जाएगा पूंजी की पूर्ण गतिशीलता, है ना, रॉबर्ट मुंडेल के द्वारा और मार्क फ्लेमिंग के द्वारा। 101 का राइट हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। 102
IS वक्र का, IS वक्र लगभग ऊर्ध्वाधर होगा, जबकि निवेश ऊर्ध्वाधर की बात मतलब कि सीधा सीधा होगा हमारा किस पे, एक एक्सिस पे सीधा। उसके बाद राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ब्याज दर के प्रति लगभग असंवेदनशील हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, कितना भी चेंजेस करने पे ब्याज दर में कितना भी चेंजेस करेंगे तो वो मूव नहीं करेगा, ठीक है, असंवेदनशील हो जाएगा उसके प्रति। 102 का सी। 103 यहाँ पे पूछा था, आर्थिक विकास के लिए पूंजी आवश्यकता का द्विअंतराल मॉडल प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हॉलिस चेनरी और माइकल ब्रूनो के द्वारा किया गया था। तो 103 का हमारा सी हो जाएगा। इसके बाद 104 अन्न दर्पण की बात यहाँ पे की गई है। तो अन्न दर्पण में क्या है, यह एक सूक्ष्म सेवा पर आधारित एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला पर प्रबंधन प्रणाली है। तो यह ऑप्शन तो इसका सही हो जाएगा। बाकी यह कृषि अनुसंधान परिषद, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ये खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के द्वारा इसमें किया गया था। तो 104 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 इसमें भी मैच करना है हमें सूची 1 और सूची 2 को। तो ये जो हैं ये सामने सामने बिल्कुल सही दिए हुए हैं। अनुकूल से छोटा संयंत्र, इसका ए हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है, भारत में वर्ष 2023-24 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का विनिर्माण और सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान था? तो कितना था? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का विनिर्माण और सकल घरेलू उत्पाद में, तो विनिर्माण में कितना था? 35.4 और हमारा जीडीपी में कितना योगदान था इसका? 31.1। तो ये हो जाएगा हमारा इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 107 वाला है, अवमूल्यन से भुगतान शेष के घाटे में कमी आएगी यदि अवमूल्यन करने वाले देश के निर्यात की मांग की मांग की जो लोच है, सॉरी आय लोच नहीं है, मांग की लोच है, वो कितनी होगी? इकाई से अधिक होगी। तभी क्या होगा, उसमें जो अवमूल्यन करेंगे उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा पॉजिटिव। 107 वाला का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 वाला क्वेश्चन है, इसको जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसका राइट ऑप्शन अभी हमारा क्या हो रहा है? 2 और 3 हो रहा है, डी, ठीक है। जो मॉडल की व्याख्यात्मक सक्षमता है सांख्यिकी रूप से सार्थक है, और जो अर्बन है TFR पर प्रभाव सांख्यिकी रूप से गैर सार्थकता है। 108वें का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। 109 भारत में 2024-25 में मक्का में सबसे अधिक उत्पादन करने वाले 2 राज्य कौन से थे? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किसने किया है? मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 110वां देखते हैं, इसको भी सुमेलित करना है। इसको सुमेलित करने के बाद हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। आप इसको मैच कर सकते हैं। अगला देखते हैं 111, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 2021 से 2026 की अवधि हेतु केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में जो वित्त आयोग का, लेकिन यहाँ पे इसमें देखना ध्यान देने वाली बात है, 15वां वित्त आयोग का पूछा है इन्होंने। 15वें वित्त आयोग के अनुसार कौन सा है कर पुल में? मध्य प्रदेश का अंश कितना था? 7.85%। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे अब कन्फ्यूजन इसलिए हुआ होगा क्योंकि 16th हम ध्यान रखते हैं हर बार, क्योंकि अभी वाला, लेकिन 15th का पूछा है यहाँ पे। इसके बाद भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बुजुर्गों यानी वृद्धजनों की संख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बुजुर्गों की जनसंख्या यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वृद्ध हो जाएंगे, और जो प्रजनन दर है वहाँ पे कम होनी चाहिए। तो वो राज्य कौन सा है हमारा? केरल राज्य। तो 112 का हमारा केरल सही हो जाएगा। 113वां क्वेश्चन है, प्रमापित प्रासामान्य वक्र की स्थिति में कौन सा कथन सही है? तो कथन कौन सा सही है हमारा? सी वाला सही हो जाएगा। माध्य 0 और प्रमाप विचलन 1 के बराबर होना चाहिए। जब माध्य 0 होता है तभी क्या होता है? प्रमापित हमारा प्रासामान्य वक्र की स्थिति में क्या होती है? जो माध्य होता है 0 हो जाता है, और जो प्रमाप विचलन होता है वो 1 के बराबर होता है। 113 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 114वां क्वेश्चन है, कथन 1 दिया है, भारत बजट घाटा एवं राजकोषीय घाटा में भेद नहीं करता है। दूसरा है राजकोषीय घाटा = प्राथमिक घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन गलत है ना। भेद हम करते हैं, दूसरा राजकोषीय घाटे को इसने प्राथमिक घाटे, जबकि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाएंगे तब प्राथमिक घाटा आता है। तो दोनों हमारे गलत हो जाएंगे यहाँ पे।
तो 114 का हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। 115वां, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सही नहीं है? तो इसमें राजमार्ग हमारा सही नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन आता है, वन संसाधन और ऊर्जा संसाधन। राजमार्ग इसमें नहीं होगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 116वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक क्या कहता है? आयात के उपभोग व उत्पादन प्रभाव समतुल्य आयात प्रशुल्क के समान होते हैं। दूसरा कथन कहता है सामान्यतः आयात अभ्यंश यानी कि कोटा की बात कर रहा है, आयात प्रशुल्क के से कम प्रतिबंधात्मक होता है। तो जो हमारा दूसरा है ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें उल्टी बात की गई है इसने, है ना। आयात अभ्यंश जो कोटा होता है ना, वो आयात प्रशुल्क से कम प्रतिबंधात्मक नहीं बल्कि अधिक प्रतिबंधात्मक होता है अभ्यंश। तो यहाँ पे कथन ए सही है, लेकिन हमारा कथन 2 गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 116वें क्वेश्चन का? सी ऑप्शन। 117वां है, तकनीकी द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? बेंजामिन हिगिंस ने। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 118वां क्वेश्चन है, परंपरागत मॉडल के अनुसार उत्पादन और रोजगार मुख्यतः किससे निर्धारित होता है? किससे होता है निर्धारित? केवल आपूर्ति पक्ष के कारक से। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 118वां का। 119, अल्पकालीन पूंजी चलनों के निम्नलिखित में से कौन सा साख उपकरण शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? ऋण पत्रों की खरीद बिक्री, ये पूंजी चलनों के में से शामिल नहीं है अल्पकालीन में। ठीक है, बाकी तीनों शामिल हैं। 119 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 120वां है, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के मध्य संबंध के बारे में 9% दृष्टिकोण की बात करता है। इसमें क्या तात्पर्य है? कथन एक दिया हुआ है यहाँ पे, कथन एक, यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि उपभोग का मूल्य व्यक्ति द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु से निर्धारित होता है। कथन वाई दिया हुआ है, उपभोग का मूल्य राज्य या किसी उच्च प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। तो जो प्रतिष्ठित विचार थे हमारे, उसके अनुसार ये दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा 120वें क्वेश्चन का। 121वां क्वेश्चन है, जो प्रतिभा पलायन होता है उससे क्या समझते हैं हम? तो प्रशिक्षित एवं कुशल जो व्यक्ति होते हैं, अगर वो विदेश जाते हैं तो क्या होता है? प्रतिभा का पलायन होता है। तो यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 122वां क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रेखीय प्रतिगमन मॉडल CLRM क्या हो जाएगा? कौन सी मान्यताएं होती हैं इसकी? तो इसकी मान्यता होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीनों जो हैं हमारी, ये इसकी मान्यता है। इसको पढ़ लीजिएगा आप। 122वां क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो वो किया गया था 2 अक्टूबर 2024 को। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। 124वां क्वेश्चन है, परंपरागत अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक मुक्त बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी संभव नहीं है। यानी कि अगर क्या होगा, मुक्त बाजार की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो उसमें अनैच्छिक बेरोजगारी जो है नहीं होगी। बाकी दूसरी जो है चक्री बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ये सभी हो सकती हैं। 124 का बी। 125वां है, भारत में दो क्षेत्र आधारित जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, उसमें कौन से 2 क्षेत्र थे? तो इसमें 2 क्षेत्र थे हमारे, उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, 1 और 2, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे 125 का। 126वां क्वेश्चन है, प्रदर्शन प्रभाव का पूंजी निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है प्रदर्शन प्रभाव का, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा? बचत घटती है क्योंकि लोग उच्च उपभोग की नकल करते। देखो ड्यूजेनबरी का अभी इस पहले वाले में भी पूछा था ना, अभी इसके पहले क्वेश्चन जो हमने सोल्व करा उसमें ड्यूजेनबरी का भी था, वही सिद्धांत इसमें पूछा हुआ है। प्रदर्शन प्रभाव, बचत की घटती क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हुए उपभोग करते हैं, उसकी नकल करते हैं। तो 126 वाले का सही क्या हो जाएगा हमारा? सी सही हो जाएगा। 127 वाला देखते हैं, कौटिल्य के विचारों पर कथन दिए गए हैं। संसार में धन ही वस्तु है, धन के अधीन धर्म और काम दोनों हैं। ठीक है, विदेशी वस्तुओं पर लगाई गई चुंगी को अभ्यांतर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पहला है ये तो सही है, लेकिन अभ्यांतर जो था ना वो अंदर की वस्तु पर लगाया जाता था, विदेशी वस्तुओं पर नहीं लगाया जाता था। तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 इज करेक्ट, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 128वां है, मिड के प्रादर्श में सतत वृद्धि की शर्तें। तो इसमें सतत वृद्धि की शर्तें क्या हैं? तीनों शर्तें हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। इन्हें पढ़ लीजिएगा,
क्योंकि जैसे कि विभिन्न साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की सभी जो लोच होती है वो क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। सभी साधनों के प्रति तकनीकी प्रगति तटस्थ होती है ना, तटस्थ यानी कि इंडिफरेंस होती है। और फिर लाभ बचत, मजदूरी बचत और लगान बचत का अनुपात स्थिर होता है। तीनों का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का, 128 क्वेश्चन का। 129वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार कुपोषण दूर करने के लिए बेगा, भारिया, सहरिया जनजातियों के परिवार की महिला मुखिया को, देखो आहार अनुदान योजना से अभी पिछले वाले में भी पूछा था, इसमें भी पूछा है, यानी इससे कंटिन्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें कितनी राशि थी, 1500 राशि किसको दी जाती थी, महिला मुखिया को दी जाती थी। 129 का बी सही है। 130 क्वेश्चन है, अविभाज्यता प्रबल प्रयास सिद्धांत जो है हमारा, इसमें शामिल नहीं है पूछा है। इसमें कौन शामिल नहीं है, श्रम की पूर्ति में अविभाज्यता। बाकी जो तीनों दिए हैं ना ऊपर के, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। 130 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 131 का है, बृहस्पति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बृहस्पति के अनुसार धनी व्यक्तियों के पास मित्र, धर्म और विद्या सब होते हैं, और एक गरीब व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, गरीब व्यक्ति खुश नहीं रहता, ये बी ऑप्शन गलत है। धन ही जगत का मूल माना है, किसने, बृहस्पति ने। तो हमारे दोनों यानी डी ऑप्शन ए और सी ये वाला सही हो जाएगा। इसका 131 का डी ऑप्शन करेक्ट है। विदेशी व्यापार गुणक निवेश गुणक की तुलना में क्या होता है, कम होता है ना। विदेशी व्यापार गुणक जो होता है हमेशा निवेश गुणक की तुलना में कम होता है। वर्ष 2025-26 यानी ये अग्रिम अनुमान की बात कर रहा है, में भारत में प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत के रूप में स्थिर कीमतों पर 2011-12 के आधार वर्ष के आधार पर पूछ रहा है कितने थी। तो कितनी थी, 7.3%। ठीक है, 133 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 134 में पूछता है, भारत में राज्यों के पिछड़ेपन के मापन के लिए रघुराम राजन समिति के ने किस सूचकांक को प्रस्तावित किया था। किस सूचकांक को किया था, राज्य मानव विकास, नहीं सॉरी, इसका भी गलत आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ये था हमारा समग्र विकास सूचकांक, है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। जो रघुराम राजन समिति ने दिया था वो था हमारा समग्र विकास सूचकांक, है ना। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें हाईलाइटेड को आप सही मत मानना। सिर्फ दो क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना। एक तो वो पिछला हमने जो किया, और एक इसमें 134 में ए ऑप्शन को करेक्ट मानना है। ठीक है, इसके बाद 135 माना उपभोक्ता, हाँ ठीक है, उपभोक्ता चावल एवं दूध अपनी सारी आय खर्च करता है ना। पूरी आय को किस पे खर्च करता है, वो चावल पे और दूध पे। यदि चावल का बजट 75% उपयोग होता है और इसकी आय लोच है 0.8, तो दूध की आय लोच क्या होगी। इसको हम जब सोल्व करेंगे ना, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास आएगा 1.6। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में या तो फिर जब हम इसको पढ़ेंगे ना, तब उसमें हम इसको करेक्ट सॉल्यूशन करना इसका सीख लेंगे। तो 135 पे क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से 136 को भी हम सोल्व कर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 15th, है ना। ठीक है, 136 का 15th हो जाएगा। हाँ, अगर आपका सेट दूसरा है तो ये क्वेश्चन आपको आगे पीछे मिल सकता है, तो आप उसको क्वेश्चन को देखते हुए आप चले जाना उस पर। उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, 137 देखते हैं। निम्नलिखित में से रेखीय प्रोग्रामन समस्या का मुख्य तत्व नहीं है। रेखीय प्रोग्रामन समस्या का मुख्य तत्व क्या नहीं है, समानता बाधाएं। ये इसका जो है कि मुख्य तत्व नहीं है रेखीय प्रोग्रामन का। ठीक है, इसके बाद 138 त्वरक सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता नहीं है। अधिकतर नहीं वाले पूछ रहा है, तो है ना, पढ़ना भी ठीक से है कि नहीं पूछा है इसने। तो कौन सा नहीं है, डी वाला, कुल उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ उत्पादन की संरचना में परिवर्तन होता है, ये इसमें गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, 138 का डी। 139 पूंजी बाजार के मुख्य कार्य क्या हैं। तो पूंजी बाजार के मुख्य कार्य क्या हैं, वित्तीय बाजार में प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिभूतियों का निर्गमन, सट्टेबाजी की गतिविधियों को कम करके प्रतिभूतियों के मूल्य में स्थिरता लाना, पूंजीगत परिसंपत्तियों के जोखिम प्रबंधन हेतु एक तंत्र उपलब्ध कराना। यह अल्पकालिक गैर इक्विटी, देखो जहाँ पे अल्पकाल आ गया वहाँ से ही एक जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा डी, ये फोर्थ जो है ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो पूंजी बाजार की बात करते हैं दीर्घकाल की बात करते हैं, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 वाला, 139 का ए।
140, यदि 4 देशों के बीच अंतरपणन होता है तो विनिमय दरें क्या होंगी? विनिमय दरें 12 होंगी। ठीक है, 4 देशों के बीच हो रहा है तो विनिमय दरें क्या हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी। 141 थे। 141 वाला क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार का इच्छा रहित, देखो जहाँ इच्छा रहित की बात आ गई, यानी जेके मेहता का सिद्धांत क्या था? इच्छा विहीनता, आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत था। जहाँ पे भी इच्छाओं से विमुक्त होने की बात करते हैं वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? जेके मेहता की। स्टेटमेंट पढ़ने से पहले इसका राइट आंसर यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका 141 का हो जाएगा हमारा डी। 142 मध्य प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार खनन सुधार, नीलामी, पारदर्शी खनन व्यवस्था के आधार पर भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, जो इंडेक्स जारी किया जाता है स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, इसमें मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? फर्स्ट स्थान है। माइनिंग के लिए जो तैयार रहते हैं ना स्टेट्स, उनमें प्रथम है, 142वां का ए। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित जो 2 कथन दिए, इनमें से हमको देख के बताना है कौन सा बताना, सही वाला बताना है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2022-23 की तुलना में 2024-25 में 50% ज़्यादा किसानों का बीमा किया गया है, तो ये हमारा गलत है। और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सहायता से किसानों को प्रत्यक्ष भुगतान, ये हमारा सही है ना। तो 143 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये तो हम इजी है, नेशनल इनकम से पूछा है इन्होंने। शुद्ध संपोषी राष्ट्रीय उत्पाद का सूत्र दिखाना था यहाँ पे, तो जीएनपी में से डीएम और अपना माइनस करेंगे डीएन, तो ये अपना राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 145 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता? तो हस्तांतरण भुगतान को, ट्रांसफरेबल इनकम को हम कहाँ शामिल करते हैं? नहीं करते हैं ना, तो 145 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 146 है हमारा, कैलेंडर वर्ष 2005 से कैलेंडर वर्ष 2024 तक भारत की वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात में हिस्सेदारी कितनी है हमारी? 2 से बढ़कर क्या हो गई है? 4.3 हो गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 146 का हमारा ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है, 147 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक संसाधन एवं पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के आर्थिक कारक हैं। और दूसरा दिया है संरचनात्मक परिवर्तन एवं कुशल वित्तीय प्रणाली आर्थिक विकास में गैर आर्थिक कारक है। तो नहीं, संरचनात्मक ये आर्थिक कारक है, सेकंड गलत हो जाएगा, ओनली 1 इज करेक्ट। 147 का ए। 148 क्वेश्चन है, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी, ये महिला श्रम बल भागीदारी से पहले भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा है। 2023-24 में कितनी थी ये? 41.7%। 148 का क्या हो जाएगा हमारा? बी। 149 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी विनिमय बाजार में सहभागी नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? सहकारी बैंक। बाकी वाणिज्य बैंक है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान और केंद्रीय बैंक इसमें शामिल होते हैं। 150 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वर्ग की आय जितनी कम है सार्वजनिक व्यय से प्राप्त लाभ का अनुपात उसे उतना ही अधिक मिलता है, और वह व्यय कौन सा होगा? यानी कि प्रगतिशील कर होगा या प्रगतिशील व्यय होगा। प्रगतिशील में क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती थी वैसे वैसे उस पर खर्चा बढ़ता जाएगा, तो उल्टा हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना प्रगतिशील कर। प्रगतिशील व्यय की बात कर रहा है ना, कर की नहीं बात कर रहा है। 150 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सभी 150 क्वेश्चन की आंसर की यहाँ पे मैच कर ली है, और अब जो फाइनल आंसर की आएगी या इसके पहले प्रोविजनल आएगी, और उसमें 1-2 क्वेश्चन जो हो सकते हैं हमारे, और उसके 2 ऑप्शन भी करेक्ट मान सकता है, और कुछ क्वेश्चन जो है वो 1-2 डिलीट भी हो सकते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जो अभी हमने आंसर मिलाए हैं इन पे हम 95% से ज़्यादा श्योर हैं इन चीज़ों के लेके, है ना। तो आप इससे अपने आंसर की बिल्कुल मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स, और कमेंट में आप बिल्कुल बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं इसमें से। अगर आपने पेपर नहीं भी दिया है तो भी आप अपना इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना, और आप बनाना कि अगर आप देते तो आपसे कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में इनके सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। डीपली हर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देंगे ताकि अगले एग्जाम में इससे बेनिफिट हो सके। तो अभी के लिए धन्यवाद।